बट उस खाने के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम गैजेट्स में बिजी हैं, तो उसकी जो सही न्यूट्रिशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है। जो खा रहे हो, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है तो आप कुछ भी ऐसा खाना खाओगे जो आपको पचाने में मुश्किल हो रही है। अपने खाने को इम्प्रूव करते हैं, चेंजेस लाते, इट विल हेल्प, बट दैट विल बी अ टेम्परेरी हेल्प। उन महिलाओं को, उन वुमेंस को आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपने लिए कैसे दिन के इन सारे छोटे छोटे टास्क के बीच में अपने लिए एक हेल्थ रूटीन निकाल सकते? कोई भी बीमारी ना तुरंत नहीं आती। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये आपको 4 दिन पहले आई होगी। बीमारी 7-8 साल पहले से चालू हो जाती है। ऐसा क्या है जो गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं कि बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम और इम्प्रूव करके बेटर कर सकते हैं? गट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले अपने आप को फिल करे उस एनर्जी से, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने घर को भी उसी एनर्जी से फुलफिल कर सकें। नमस्कार, आपको आज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हेल्थ, जहां हम बात करते हैं अपनी जीवन की नई दिशा की तरफ। जी हाँ, अगर हमारे हेल्थ अच्छे ना हो तो हम अपनी दिशा को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं, यानी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पाते, हम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं और हमारे इमोशंस ही हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो आपके इमोशंस को हैंडल करते हुए कैसे आप अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, ये बताने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं इंदु जी का। इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साक्षी जी। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया आपने, और बहुत ही प्रीसियस चीज़ है हेल्थ, और उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपके लिए पूरी बॉडी में ऐसा क्या है जिसको सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ हैवी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि बॉडी हैवी लगने लगती है, माइंड हैवी लगने लगता है, प्रोक्रास्टिनेशन आने लगता है। तो उसके पीछे सबसे बेसिक चीज़ क्या है? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है वो है हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स। अगर हमारे थॉट्स और इमोशंस आर वेल इन प्लेस, आवर हेल्थ विल बी इन प्लेस। एंड मेरे ख्याल से आज के टाइम हम सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम खाने पे ध्यान दे देते हैं, अपने फिटनेस लेवल के ऊपर ध्यान दे देते हैं, लेकिन हम अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देते। एंड वी गेट कैरिड अवे बाय आवर थॉट्स एंड आवर इमोशंस, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें थॉट्स और इमोशंस के ऊपर ध्यान देने की है। करेक्ट। क्या, जैसे सब लोग कहते हैं, जो मैंने समझा है कि लोग कहते हैं कि आपका एक ब्रेन यहाँ है और एक ब्रेन आपके पेट में होता है, जिसे हम गट कहते हैं। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी कि ये सेकंड ब्रेन कैसे है? देखिए, हमारे गट में हमारे जितने भी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे मूड को अच्छा करते हैं, जो हमारे जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन जो भी होते हैं, वो हमारे गट में ही बनते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं। एंड हमारे गट और हमारा ब्रेन वो कांस्टेंट एक 2-वे कनेक्शन चलते हैं उन दोनों के बीच में। तो जो थॉट्स हमारा गट, हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, उसी के हिसाब से हमारा गट फंक्शन करता है। सपोज़ अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं या आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में वैसे हार्मोन्स बनते हैं जिससे कि हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं। और उसी से हमारा गट भी स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स बन नहीं पाते। और अगर हमारे थॉट्स सही होते हैं तो हमारा गट भी सही तरीके से फंक्शन करता है, सही तरीके से वो हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमें फील गुड फैक्टर देता है। सो आवर गट एंड आवर ब्रेन आर इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एंड देयर इज अ कांस्टेंट 2-वे रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो जैसे आपने डाइजेस्टिव की बात करी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी, तो लोगों का कहना है कि हमारा जो फूड है वो हमारे पेट में पचता है। तो क्या उसके सही ना पचने के कारण ये चैलेंजेस आते हैं, जो गट की चैलेंजेस आ रहे हैं या चीज़ें आ रही हैं? मतलब फूड डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जैक्टली स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लोगों को एक थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि लोग सोचते हैं कि उनके गट से ही प्रॉब्लम हो रही है, हमारा खाना नहीं पचा, आज हमने ये खा लिया तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हैवी लग रहा है। तो इसके पीछे क्या फूड का भी इम्पोर्टेंट है, या इस
कहते हैं ना, खाने को देखने से लेकर पचाने तक की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप ये बताइए कि हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन कहाँ चालू होता है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन? जनरली लोग कहते हैं पेट से। हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन होता है द मोमेंट वी सी द फूड। जब हम किसी खाने को देखते हैं हमारे मुंह में पानी आता है। व्हाट इज़ दैट वाटर? दोज आर, जब हमारा ब्रेन देखता है कि कुछ खाना आने वाला है, वो हमारे बॉडी को सिग्नल करता है और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होने लगते हैं। लेकिन आज के टाइम में हमारे ब्रेन को वो सिग्नल मिलता ही नहीं, क्योंकि हम ऑल द टाइम हमारा ब्रेन कहीं और इंगेज होता है। आप देखिए, अधिकतर या तो हम मोबाइल में बिजी रहते हैं या हम टीवी देख रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन को वो सिग्नल मिलता ही नहीं कि खाना आने वाला है। एंड वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट ही नहीं हो पाते। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गट हेल्थ का जो इश्यूज़ हो रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वी डू नॉट कनेक्ट विथ आवर फूड। आवर ब्रेन इज़ ऑलवेज इंगेज समवेयर एल्स and it doesn't get an opportunity to signal to our bodies that the food is coming and to get prepared for it. आज आप मान लीजिए आपके घर में अचानक से 10 मेहमान आ जाए, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, तो आप एक बार तो chaotic हो जाओगे ना। तो वही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हो रहा है आज के दिन। तो आपका कहने का मतलब है कि खाने को हम पेट में बाद में पचाते हैं, पहले उसे देख कर पचाते हैं। खाना ऑब्वियसली इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो सिस्टम तो सही होना चाहिए ना, कि आप उसको जब खाना आए तो वो पचा सके उसको। आज आप मान लीजिए आप एक मशीन है, आज मशीन की आप कितना भी अच्छा, मतलब उसमें रॉ मटेरियल्स डाल दीजिए, लेकिन अगर वो मशीन की फंक्शनिंग ही सही नहीं है तो क्या वो उसमें से आपको डिज़ायर्ड आउटपुट देगा? तो पहले तो आपको उस मशीन को सही इन प्लेस लाना पड़ेगा ना। सो इन द सेम वे यू हैव टू फर्स्ट bring your digestive system in a place where it is able to digest the food that you're consuming. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है खाना आने वाला है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर खाना आ जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा खाना हो, वो उसको पचाएगा कैसे? बिकॉज उसके पास वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस चीज़ को पचाने के लिए। करेक्ट। तो यानी इस वक्त जो लोगों में ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर या गट हेल्थ को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो उसका पहला रीज़न ये है कि उनका कंसंट्रेशन अपने खाने पर नहीं है। ऐसा कहना चाह रहे हो आप? यस, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द फूड। तो कहीं ना कहीं ये जो गैजेट्स हैं, यानी मोबाइल, टीवी, या हम कहीं और माइंड को डाइवर्ट करके जब खाने को ले रहे हैं, तो वो खाना वहीं से ही गड़बड़ तरीके से फंक्शन करके हमारे गट पर जा रहा है और जो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है। खाना गड़बड़ नहीं कर रहा है, हमारे सिस्टम्स गड़बड़ कर रहे हैं, बिकॉज हमने अपने सिस्टम को सही रखा ही नहीं है। हमारे सिस्टम को पता ही नहीं है कि उसको खाना को पचाना है, तो वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अब खाना चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी पौष्टिक हो, कितना भी हेल्दी हो, लेकिन दैट सिस्टम इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो वो कहाँ से डाइजेस्ट करेगा उसको? मैं इसको ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ कि जैसे प्रकृति है, बहुत अच्छी है, ठीक है, सभी को पता है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है। सही बात है, उसका सही ब्लेसिंग नहीं मिल पा रहा है। उसी तरीके से खाना बहुत हेल्दी है, बट उस खाने के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम गैजेट्स में बिजी हैं, तो उसकी जो सही न्यूट्रिशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है। यस, एंड ऑब्वियसली खाना अपने क्या खा रहे हैं वो ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर हम नॉन हेल्दी, प्रोसेस्ड इस तरह का खाना खाते हैं तो वो हमारे गट हेल्थ को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। बट पहले अगर हम सोचें कि हम अपने खाने को इम्प्रूव करें, उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करें। जब हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो गट से रिलेटेड हो या अदर हो, तो उसमें सबसे बड़ा इमोशंस पॉइंट आता है कि इमोशंस की वजह से होता है। तो मैं स्पेशली गट की बात करूँगी सबसे पहले, कि गट में इमोशंस कैसे उसको ख़राब करने का काम करता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने गलत खाना खा लिया इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया। लोग खाने को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि इमोशंस है, तो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें कि इमोशंस को पहले ठीक करके तब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। देखिए, खाना के ऊपर वर्क करना डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप जो खा रहे हो, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है तो आप कुछ भी ऐसा खाना खाओगे जो आपको पचाने में मुश्किल हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको वो इम्पैक्ट करेगा। तो अगर अपने वहाँ पे अपने खाने को इम्प्रूव करते हैं, चेंजेस लाते, इट विल हेल्प, बट दैट विल बी अ टेम्परेरी हेल्प, बिकॉज वो हम खाली हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एट द मोमेंट जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर, वो
एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो रूट कॉज है हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हो सकता है 1 मिनट में, अगर आप एक बार में हम ले लें कि आपने अपना खाना सही कर लिया, आपको एक बार आराम ज़रूर मिलेगा, बट वो प्रॉब्लम आपकी रूट कॉज से नहीं जाएगी। आपको रूट कॉज तक जाके उसको हील करना है। तो रूट कॉज हमारे इमोशंस, हमारा स्ट्रेस लेवल वहाँ से चालू होता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपने कभी बहुत बार रियलाइज़ किया होगा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी भूख बंद हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेस सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हमारा ब्रेन हमारे बॉडी में सिग्नल करता है जिससे कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपको उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए पूरी एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं आपके मसल्स की तरफ। इससे क्या होता है कि हमारे और जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, और पूरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है उस स्ट्रेस से डील करने के लिए। आज मान लीजिए, आज अगर हम पहले के ज़माने में क्या होता था, स्ट्रेस होता था, शेर आ गया या कोई भी जंगली जानवर आ गए, तो उसमें उस मोमेंट आपको ज़रूरत होती है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको भाग के या तो अपने आप को बचाना है। मान लीजिए आपको उस टाइम वो स्ट्रेस में सारी डाइवर्ट हो जाती है आपकी एनर्जी आपके मसल्स की तरफ उस सिचुएशन से डील करने में। एक बार तो आप भाग के अपने आप को बचा लेते हो, आफ्टर दैट मोमेंट आप वापस, एक बार शेर चला गया, आप फिर काम हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। दो स्ट्रेस हार्मोन्स आर गुड इन दैट सिचुएशन। बट आज के टाइम क्या हो रहा है, आज हर एक लाइफ की चैलेंजेस में हम स्ट्रेस हो जाते हैं, और वो स्ट्रेस जाता नहीं है, वो क्रॉनिक बन जाता है, हमारे घर में आके गेस्ट की तरह नहीं, परमानेंट जगह जमा के बैठ जाता है। दैट स्ट्रेस इज रॉन्ग। इससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, फॉर अ मोमेंट नहीं, फॉर अ लाइफ लॉन्ग, अगर हम उस स्ट्रेस को ढंग से प्रोसेस नहीं करते तो वो हमारे बॉडी में सारे सिस्टम्स को ग्रेजुअली स्लो डाउन करने लगता है। इससे क्या होता है, पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। हमारा इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, हम कुछ पचा नहीं सकते, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। लाइक धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्रीप इन करने लगती है। तो ये तो बात हो गई आपकी सिर्फ गट की, लेकिन इमोशंस और स्ट्रेस, क्योंकि ये सेकंड माइंड है, तो फर्स्ट माइंड में ये इमोशंस आया नेगेटिव, अगर आपके माइंड में कोई भी एक थॉट आया और उसने नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू किया, तो क्या वहाँ से भी आपके हेल्थ पर स्टार्टिंग हो जाती है, या आपके हेल्थ पे वहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है? बिल्कुल। आज के टाइम में मैक्सिमम बीमारी को साइकोसोमैटिक हो गए, माने वो फर्स्ट इट कम्स इन योर माइंड एंड देन इट गेट्स मैनिफेस्टेड इन योर बॉडी। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी, एक लोगों में एक चैलेंज आजकल जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी आ रहा है, कि उनमें खाने की, जो कि आपने कहा ना, वो गैजेट्स यूज़ करके खाना खा रहे हैं, कहीं ना किसी न वे में खा रहे हैं, उन रेजेस के बीच में हैं। तो क्या अगर वो बच्चे, एक छोटा बच्चा एक ऐसी सिचुएशन के साथ खाना खा रहा है, तो लॉन्ग टर्म जा कर के उसकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आने वाला? बिल्कुल। आज के टाइम में आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लग गई, खाना पचता नहीं है, इम्यूनिटी लो होने लग गई बच्चों की। तो ये सब सारा वहीं से चालू होता है कि आज के टाइम में आप देखो, छोटे छोटे बच्चे, वी आर नॉट टीचिंग देम टू कनेक्ट विद देयर फूड। उनको पता ही नहीं होता है, बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, मदर्स को लगता है कि हाँ हम उनको खाना खिला दें, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, उनका कनेक्शन ही नहीं बैठता है खाने के साथ में। तो उनके सिस्टम्स को शुरू से ही वो सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी बॉडी में शुरू से ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोले या वो खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से सिक्रीट नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी तो छोटे होते तो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे यही सब चीज़ों को लेके बच्चों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालिएगा कि जनरल लोग जो रेगुलर बेसिस पे जो फूड ले रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस करके, फूड मेटलिस्टिकली क्या चेंजेस करें सबसे पहले इसको ठीक करने के? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है उस चीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट करिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारा सिस्टम नहीं पहचानता उन चीज़ों को।
जैसे कि अपने जैसे नॉर्मली आपने कहा इमोशंस के कारण होता है, तो क्या इमोशंस को रिलीज़ करके आप अपनी गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं इंटरनली? यस, आप गट हेल्थ को क्या पूरे बॉडी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप अगर किसी को हेल्थ एडवाइस देना चाहें कि उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है या गट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो इनिशियल स्टेज में उनको इस चीज़ से सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें हम दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, योर माइंड एंड बॉडी दोनों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली आप जो खाना खा रहे हैं उसको चेक करने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस एज वेल, बिकॉज दोनों के ऊपर अगर हम एक को इग्नोर करके दूसरे के ऊपर वर्क करें और दूसरे को इग्नोर करके पहले के ऊपर वर्क करें, आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होंगे, वो टेम्प्रेरी सोल्यूशंस होंगे, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस नहीं होंगे। आप देखिए कि हम एक विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं कि हम करते हैं, आज सपोज कोई लोग डाइट, जो लोग डाइट भी फॉलो करते हैं, वो करते हैं, जितने दिन करते हैं, जैसे ही वो छोड़ा फिर वो वापस वहीं पे आ जाते हैं। हाँ। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, आपकी बीमारी के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो आपको ज़रूरत है कि अपने माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर आप साइमल्टेनियसली वर्क करिए। ओके, आपने कहा कि माइंड और बॉडी दोनों पर काम करें। दोनों पर काम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो कि दोनों की हेल्थ अच्छी हो जाए, माइंड की भी बॉडी की भी? देखिए, फूड के ऊपर ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या फूड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, बिकॉज द फूड इज़ द रॉ मटेरियल फॉर आवर बॉडी, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। आज अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हम कितने थॉटफुल होते हैं कि हम एक स्ट्रॉन्ग और स्टडी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करें। तो वही थॉट हमें अपने खाने के लिए भी के ऊपर भी देना चाहिए, क्योंकि उसी खाने से हमारे ये फिजिकल, जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, वो बनता है। ठीक है, उसके ऊपर तो ज़रूरी है ही। एट द सेम टाइम फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट, ताकि बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रहे, जिससे कि हमारी बॉडी की हर एक पार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, बिकॉज उसके लिए मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं पे भी थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं, जब हम उठते हैं तो हमें फील होता है कि हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो गए। सो दैट इज़ बेसिकली अ सिग्नल बाय योर बॉडी दैट यू नीड टू मूव। थोड़ा से आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सो यू नीड टू मूव। तो आप जितना ज़्यादा मूव करते हो उतने ज़्यादा आपके बॉडी में प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते हैं। और एट द सेम टाइम आपके माइंड के ऊपर वर्क करने के लिए, आपके इमोशंस के ऊपर वर्क करने के लिए ब्रेथ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रैक्टिसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस, एंड उसके लिए हमारे बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं दैट रियली हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव इमोशंस दैट इम्पैक्ट योर बॉडी। आपने कहा मूवमेंट को आपने एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया है इस चीज़ के लिए। आज हमारी लाइफ में जैसे कि हमारी ज़िंदगी हो गई है, घर पे उठे दो कमरों में ही सिमट कर रह गई है ज़िंदगी। वहाँ से उतरे, गाड़ी में बैठे, ऑफिस पहुँच गए, चेयर पे बैठ गए, या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उस पर पहुँच गए। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में मूवमेंट्स अपने आप में जो रेगुलर होते थे वो कम हो गए हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो इस वजह से भी ये चैलेंज बढ़ा है। हाँ, ऑब्वियसली आज के टाइम में अपनी जो लाइफस्टाइल हो गई है, हम नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप देखिए कि हम धूप में कितने देर जाते हैं, एंड सनलाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर वेलबींग। हमारे मूड, हमारे फिजिकल एंड इमोशनल बॉडी दोनों के ऊपर वर्क करता है। आज हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं बिल्कुल। हम कितनी बार पार्क में जाते हैं, कहीं पे भी नेचर में जाते हैं। नेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीलिंग थेरेपीज फॉर आवर माइंड एंड बॉडी बोथ। आज हमारी लाइफ सेडेंट्री हो गई है। सिटिंग इज़ नोन एज न्यू स्मोकिंग इन टुडेज टाइम। आज हम मूव ही नहीं करते, यानी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर आधे घंटा या 45 मिनट्स में अपने आप बॉडी को थोड़ा सा मूव करो। भाई आज के टाइम में जो वर्क हो गया, बैठ के काम करने का हो गया, ऑफिस में बैठते हैं, बट उसमें ठीक है हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सके, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हैं कि जिससे कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकें।
शायद हम ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले उठ सकते हैं, आधे घंटे पहले उठ सकते हैं, वेरी कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि टाइम नहीं है, बट अगर हम ये सब चीज़ करें तो आप देखिएगा कि आपकी कैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, अगर हम 1 घंटा, हमारे पास टाइम ही नहीं है तो हम 1 घंटा अपनी बॉडी की, अपने हेल्थ को कैसे दें। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप करके देखिए, अगर आप 1 घंटा अपने हेल्थ को देते हैं तो जो काम आप 8 घंटे में करते थे वो शायद आप 6 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि हमारी वाइटैलिटी, हमारी एनर्जी उतनी बढ़ जाती है वो 1 घंटे में कि वो हमें नेक्स्ट पूरे दिन के लिए चार्ज कर देती है। लेकिन हम अपना दिन ही अगर एकदम ड्रेन्ड वे में चालू करते हैं तो वो पूरा दिन घसीटते घसीटते ही चलता है। तो ये आपका कहना है कि अगर लाइफ को घसीटते हुए नहीं चलाना है तो 1 घंटा पहले सुबह उठो, आधे घंटे पहले उठो। हाँ, मतलब आप जो भी है 1 घंटा आप नहीं भी उठो, लेकिन अगर आप 1 से 1.5 घंटा अपने हेल्थ को ज़रूर दीजिए। दूसरी एक बड़ी चैलेंज आती है वुमेंस के साथ में, तो जो वर्किंग है उनके साथ भी और जो नॉन वर्किंग है अपने घर में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो हाउस मेकर्स हैं, जो घर पे भी काम कर रही हैं, उनका भी एक बड़ा रोल होता है। उन सब में उनको सबसे ज़्यादा निगलेक्शन जहाँ आता है वो सबसे ज़्यादा आता है अपनी खुद की हेल्थ पर। ठीक है, तो उन महिलाओं को, उन वुमेंस को आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपने लिए कैसे दिन के इन सारे छोटे छोटे टास्क के बीच में अपने लिए एक हेल्थ रूटीन बता सकें, या क्या उनको आप देखिए, सजेस्ट मैं उनके लिए एक यही मैसेज देना चाहूँगी कि क्या होता है कि हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए करें क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। इसमें क्या होता है कि हम खुद भी ड्रेन्ड हो जाते हैं, इमोशनली फिजिकली दोनों ही ड्रेन्ड हो जाते हैं। और जहाँ पे हम दूसरों का केयर करने की बात करते हैं, हम खुद ही इतने ड्रेन्ड हो जाते हैं कि हम दूसरों को भी उतनी अच्छे से केयर कर नहीं पाते। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो सबसे पहले अपने आप का केयर करें। अगर वो अपने आप का केयर करते हैं ना, तो वो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से केयर कर पाएंगी। एंड उसमें उनको फिर वो टास्क नहीं लगेगा, ना वो ड्रेन्ड होएंगी, ना इमोशनली या फिजिकली ड्रेन्ड होएंगी, फुल ऑफ एनर्जी भी रहेंगे, जहाँ पे वो अपने सारे काम भी सही तरीके से कर सकते हैं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, अपने बच्चों को भी सही तरीके से रख सकते हैं। तो सबसे पहला उनको यही है कि वो अपने आप को इग्नोर नहीं करें, पहले अपने आप को फिल करें उस एनर्जी से, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने घर को भी उसी एनर्जी से फुलफिल कर सकें। लेकिन क्या होता है ना, इट्स सैड कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। जब आप खुद ही एम्प्टी हैं, आप खुद ही ड्रेन्ड आउट है फिजिकली एंड इमोशनली, तो आप अपने बच्चों को और फैमिली को क्या दे पाओगे। थोड़ा सा यूथ की तरफ चलते हैं। यूथ में एक चैलेंज है आज की डेट में कि उनकी लाइफ स्टाइल सुबह उठने से लेके शाम तक में, अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा उन्होंने खुद से प्रॉमिस कर भी लिया है, कि ऐसा कमिटमेंट कर भी लिया है कि हम बाहर की चीज़ों को नहीं लेंगे या ऐसे खाने को नहीं लेंगे, इसके बावजूद उनका रूटीन ऐसा है कि वो अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। और जैसे आपने कहा, इमोशनल स्ट्रेस आता है उनके पास में, तो वो इमोशनल स्ट्रेस को वो कैसे हैंडल करें ताकि ये चैलेंज जो हेल्थ को लेकर आता है वो उन्हें ना आए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूथ, आज का यूथ अगर हम बोले तो आज के टाइम में इतना कंपटीशन है चारों तरफ, बहुत कुछ उनको डील करना पड़ता है, उसमें वो सबसे पहले अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि वो अपने सपनों को भी तभी साकार कर सकेंगे जब उनका हेल्थ सही है, बिकॉज योर हेल्थ इज़ द बेडरॉक जिसके ऊपर आपके सारे ड्रीम्स की आप इमारत खड़ी कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ आज के यूथ में मिसिंग है कि वो अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अगर वो अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे के अपने सारे काम करते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, दे जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट दे नीड टू प्रोवाइड टू द हेल्थ। क्या करना है उनको अपने हेल्थ के लिए। अगर वो 1 से 1.5 घंटा खाली अपने आप को दे सही मायने में, सही तरीके से, तो शायद उनको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। लेकिन वो अवेयरनेस, उनमें अवेयरनेस है आज के टाइम में, बट आई विल से इट्स नॉट लाइक वो जिम जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ठीक है, उसमें कितनी बार ऐसा होता है कि वो ओवरडू भी कर जाते हैं। सो द राइट नॉलेज इज़ टू बी गिवन टू देम, कि आज वो और सब कुछ करते हैं, लेकिन आप देखिए वो नेचर से बिल्कुल अलग हो गए। मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विथ नेचर, उनको टाइम ही नहीं मिलता। अगर वो 10 मिनट सुबह जाके सिर्फ किसी पार्क में जाके
घूम के आए या सनलाइट ले या नेचर से कनेक्ट करें, तो इसमें उनको इतना फ़ायदा हो सकता है. But they just need to understand the importance of health and how to deal with it in the right manner. यहाँ पे मैं एक चीज़ और जैसे आपने बोला कि यूथ को नेचर से कनेक्ट करना चाहिए. मैं एक कुछ छोटे छोटे चीज़ें ऐड ऑन करते हैं लोग अपनी लाइफ में. एक रेमेडियल पार्ट पे अगर आप किसी को सजेस्ट करें कि वो अपने गट को ठीक करने के लिए या अपने हेल्थ को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे वो इनिशियल स्टेट में अपने आप को फर्स्ट स्टेप पे ही क्योर कर पाए, हम उतनी दूर तक जा ही ना पाए जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं. देखिए, ऑब्वियसली आपको खाने पीने के ऊपर तो ध्यान देना ही है, बट द सेम टाइम वही है कि आपका स्लीप शेड्यूल सही होना चाहिए. क्या होता है ना, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देने लगते हैं. कोई भी बीमारी ना तुरंत नहीं आती. ऐसा नहीं है कि अगर आज आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये आपको 4 दिन पहले आई होगी. कोई भी बीमारी 7-8 साल पहले से चालू हो जाती है और हमें छोटे छोटे सिम्टम्स मिलते हैं कि आपको नींद नहीं आएगी, आप ड्रेन्ड आउट फील करोगे, आपको खाना नहीं भाएगा, आपके खाने की इच्छा नहीं होगी, छोटी छोटी बातों से आपको स्ट्रेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी. और क्या होता है, ये सब चीज़ को हम नॉर्मल लेके आगे चलते रहते हैं और धीरे 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 यही चीज़ें जाके बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं. आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अब एक हमारी बॉडी में क्या है, आवर बॉडी इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल बॉडी, इट्स ऑल्सो एन एनर्जी बॉडी. देयर इज एनर्जी फ्लोइंग थ्रू आउट आवर बॉडी. और ये जितने भी हमारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, दिस इज़ ऑल बीइंग गवर्न बाय द एनर्जीज दैट इज़ फ्लोइंग विद इन अस. आज मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, उसमें बहुत तेज़ी से पानी बह रहा है. आप उसमें कुछ कचरा डालने लग गए. आपने थोड़ा डाला, फिर धीरे 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 डाला. पहले तो पानी का फ्लो थोड़ा कम होगा, होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा. जब आप उसमें कॉन्स्टेंटली उसमें कचरा डालते रहोगे, उसमें से उस कचरे को निकालोगे नहीं, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा दैट द वाटर विल बिकम स्टैग्नेंट एंड उसमें से it will be a breeding ground for disease of, like you know, stagnant water में क्या होगा, गंदगी फैलेगी, बदबू आने लगेगी, जर्म्स होने लगेंगे. वही चीज़ होता है हमारे साथ. आप देखिए, अगर आप सपोज़ एक अच्छे दिन आप उठते हो और उसी दिन आपको कोई ख़राब खबर मिल जाती है या आपको कोई भी कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है जो आपको नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगेगा, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है. दैट फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में चल रही है और उसमें एक नेगेटिव इमोशन आया तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है. और वो धीरे धीरे रोज़ क्या होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव आपके थॉट आया, कोई रिजेंटमेंट है, कोई ट्रॉमा है या कोई भी ऐसा गुस्सा है, एंगर है, वो क्या होता है, एक एक इमोशन हमारे बॉडी में उस कचरे का काम करती है. धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में उस एनर्जी के फ्लो को कम कर देती है और हम उसको निकालते नहीं हैं, हम उसको जमा करते रहते हैं. एंड एट अ पॉइंट वो ऐसा आ जाता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो बिल्कुल कम हो जाती है एंड दैट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीज़. यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर आपने इस बॉक्स को एनर्जेटिक रखना है, जैसा कि आज सभी की डिमांड है, ठीक है, अपनी बॉडी को लेके मैं एनर्जेटिक रहूँ, मैं चीज़ों को बेटर ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, तो उसके लिए पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो रेगुलर बेसिस पे कचरा यानी इमोशंस को भरा है उसको आप हटा दें. अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को रूट कॉज से हील करना है तो बेसिकली ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि खाना ये सब ऑब्वियसली आपको करना ज़रूरी है, लेकिन वो आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देता है. लेकिन अगर आपको परमानेंटली सोल्यूशन चाहिए तो आपको ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जाएं. एंड रूट कॉज अधिकतर मैंने देखा है आर इमोशंस. ऐसा क्या है जो गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं कि बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम और इम्प्रूव करके बेटर कर सकते हैं, तो गट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गट में हमारे गट के अंदर एक इकोसिस्टम चल रहा है. आप समझ लो, उसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पूरे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जिसका हमारे हर एक बॉडी फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट होता है. और ये जो माइक्रोब्स होते हैं या जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होते हैं, ये
बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि कम हो जाते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल होता है, हमारे खाने की हैबिट्स होती है, हमारे डेली की लाइफस्टाइल हैबिट्स होती है जो हमारे इनके ऊपर उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। देन जैसे मैंने आपको बोला, स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। एंड देन फूडिंग हैबिट्स इम्पैक्ट अ लॉट, जैसे इसमें हमको फाइबर्स, फर्मेंटेड फूड्स, ये सब इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। फर्मेंटेड फूड जिसमें पहले से प्रोबायोटिक्स जिसको हम बोलते हैं, तो प्रोबायोटिक्स दे डू हैव दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड प्रीबायोटिक्स होते हैं जो उनका खाना होता है जिससे कि वो हमारी बॉडी में और बढ़ते हैं। सो दैट इज़ इंक्लूड लॉट्स ऑफ नेचुरल फूड। कोई भी फूड जो प्रिजर्वेटिव्स जिसमें होता है उससे भी हमारे बॉडी के जो माइक्रोब्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो एनी फूड दैट इज़ नेचुरल, fibrous food, fruits, vegetables, grains, legumes, everything helps to increase that bacteria in our body. तो इससे हम जैसे ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, पैकेज फूड्स होते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये भी हमारे माइक्रोब्स को कम कर देते हैं। सो एनीथिंग विच इज़ नेचुरल helps to increase and flourish the bacteria in our gut. आप गट हेल्थ पे ही शायद मुझे लगता है लोगों को हेल्प कर रही हैं, हेल्थ पे ही लोगों को हेल्प कर रही हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे आप अपने आप लोगों की कैसे किस तरीके से हेल्प कर रही हैं? देखिए, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, अधिकतर लोग खाली डाइट के ऊपर ही फोकस करते हैं, डाइट या एक्सरसाइज। लेकिन जैसे मैंने आपको भी एक वो मशीन का एग्जांपल दिया था, तो हम अपने इमोशंस हम ये तो देख लेते हैं कि हमारे प्लेट में क्या है, उसको तो हम बड़े ढंग सोच के खाते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस, क्या हम सोचते हैं कि ये नेगेटिव इमोशन, ये गुस्सा हमारे लिए सही है, ये रिजेंटमेंट हमारे लिए सही है, या नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए सही है? उस चीज़ को हम कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो आई हेल्प माई क्लाइंट्स कि जहाँ पे वो अपने माइंड एंड बॉडी दोनों के ऊपर वर्क कर सके, ताकि उनको एक टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल सके। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जैसे आप बता रहे हो, तो क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ताकि हमारे व्यूवर्स को भी आप तक पहुंचने में एक हेल्प मिलेगी कि आप कैसे उनको हेल्प करते हो और आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो अपनी हेल्थ पर काम करना चाहते हैं? जैसे मैं खाना के ऊपर तो ऑब्वियसली डाइट के ऊपर वर्क करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि गट इज़ योर सेकेंड ब्रेन। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ वॉट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी। आई हेल्प विथ योर डाइट, आई हेल्प विथ योर फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह आपको जो करनी चाहिए। देन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वर्क विथ योर इमोशंस, वेयर वी हैव several different kinds of practices, breath work, somatic practices, then one-to-one coaching, which helps you to process your emotions in a regular basis. देखिए, स्ट्रेस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस स्ट्रेस को हमारे लाइफ में आज every day we come across challenges, so we cannot avoid those challenges. Obviously those challenges come to help us evolve, but how do you process those challenges? आप उनको कैसे हैंडल करते हो और कैसे आप उनको पार करके आगे बढ़ते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आज के टाइम में हैंडलिंग दोज challenges has become a challenge for people. So I help them obviously with the physical part I told you, with the emotional part I give them a lot of practices. बहुत सारे जैसे 1-to-1 कोचिंग भी होती है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी होती है, which helps them to overcome those emotional challenges. मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आप लोगों को फिज़िकल मूवमेंट्स में हेल्प करते हो, इमोशनल रिड्यूस करने में हेल्प करते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? I'll share my details. हाँ, मैं मैम का जो है डिटेलिंग इस
नीचे दे रही हूँ, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं फॉर योर हेल्थ ट्विटर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज अपनी स्प्रेड करी और शायद इससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपनी हेल्थ और अपने ऊपर अवेयर होने के लिए। थैंक यू अपना एक प्रीसियस टाइम और एक प्रीसियस नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी जी, मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी व्यूज़, अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।